जय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है समझना। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक ब्रिज दिया था। ब्रिज कैसे दिया था? एक कॉम्बिनेशन दिया था रजिस्टर्स का, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि यदि एक रेक्टेंगल की साइड पर रेजिस्टेंस लगे और उनके रेजिस्टेंस का रेशियो, उनकी साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, तो यदि एक डायगोनल कनेक्टेड है बैटरी से तो दूसरा डायगोनल पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। समझना उसको क्या कहा था उसने। व्हीटस्टोन ने कहा था एक रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, इस रेक्टेंगल पर इसकी साइड पर रेजिस्टेंस लगे हैं P, Q, R और S। ये चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक रेक्टेंगल की साइड पर। इन चार रेजिस्टेंस पर यदि एक डायगोनल कनेक्टेड है बैटरी से, एक डायगोनल कनेक्टेड है बैटरी से, और रेजिस्टेंस P अपॉन रेजिस्टेंस Q इक्वल टू रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस S, यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो दूसरे आर्म यानी कि दूसरा डायगोनल में यदि गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए तो यहाँ से करंट यानी कि करंट IG, गैल्वेनोमीटर जाने वाला करंट 0 होगा। ये बात कही थी किसने? व्हीटस्टोन ने। दोबारा समझने का, व्हीटस्टोन ने क्या कहा था? व्हीटस्टोन ने कहा था यदि इस P Q इन दोनों का रेशियो RS इन दोनों का रेशियो इक्वल है, एक डायगोनल कनेक्टेड है बैटरी से तो दूसरे डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं कहूँ आपको कि ये आपका 2 ओम है और ये 4 ओम है, और यहाँ पर ये आपका 30 और 26 ओम है, 13 ओम और 26 ओम। देखना भाई क्या है, P अपॉन Q कितना रेशियो बन रहा है? 1/2, और R अपॉन S कितना रेशियो बन रहा है? 1/2, 13 और 26। ठीक है ना। यदि इनका रेशियो यानी कि 2/4 P2 Q4 इक्वल टू 13 अपॉन 26 यानी कि 2 2 1/2 इक्वल टू 1/2 है, इस कंडीशन को फॉलो कर गया तो इस हिसाब से यदि बैटरी लगी है एक डायगोनल पर तो दूसरे डायगोनल में करंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। यहाँ आप रजिस्टर लगा लीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा दूसरे डायगोनल से। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि P अपॉन Q नॉट इक्वल टू R अपॉन S है तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको समझ गए होंगे कि यदि इस तरह से मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस बारे में। क्या क्वेश्चन आया वो भी देखना। बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना था, ये आपका P Q R S। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर आर्म कौन सी होगी? सर इस आर्म को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। गैल्वेनोमीटर आर्म को हटाकर बैटरी आर्म बना दिया गया और बैटरी आर्म को हटाकर गैल्वेनोमीटर आर्म बना दिया, यानी कि जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है वहां पर बैटरी लगा दी और बैटरी लगी है वहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया।
तो क्या फर्क पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर, ये क्वेश्चन था। दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूँ। इन अ बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज वी चेंज द गैल्वेनोमीटर आर्म इन द बैटरी आर्म एंड बैटरी आर्म गैल्वेनोमीटर आर्म, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन होगा, जो बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कई बार रिपीट क्वेश्चन, यदि आपको बीट स्टोन ब्रिज आएगा तो ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, ये समझ लो। इसका मतलब ये है कि यदि इस कंडीशन में ऐसे कोई पड़ जाए आपको कि यदि गैल्वेनोमीटर को चेंज करके आपका बैटरी लगा दिया और बैटरी को हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका आंसर लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर बताइए आपको, गैल्वेनोमीटर या डिवाइस क्या करती है, तो करंट की डायरेक्शन के फ्लो को बताती है कि करंट किधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है किस डायरेक्शन में। और गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि एक डिवाइस किस पर काम करती है, नल डिफ्लेक्शन पर काम करती है। नल मतलब उसका जीरो बीच में होता है। यदि करंट इधर फ्लो हो रहा हो तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और करंट इधर फ्लो हो रहा हो तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर या डिवाइस विल वर्क ऑन अ नल डिफ्लेक्शन मेथड। डन। अब आते हैं सर कि वास्तविकता में ऐसा होता है तो कैसे होता है। आपने समझ लिया कि P/Q=R/S है, तो बीच वाले डायगोनल से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि बीट स्टोन ब्रिज का प्रूफ की बात करें तो प्रूफ कैसे होगा, हमें इसको प्रूव करना है। तो बीट स्टोन ब्रिज में हम प्रूफ करेंगे, थोड़ा उल्टा प्रूफ करेंगे। क्या उल्टा प्रूफ करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम करंट ड्यू टू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर जाने वाला करंट 0 है, मैं पहले बोल चुका हूँ। उल्टा एज्यूम करेंगे। अभी तक हमने क्या कर रखा था, हमने कर रखा था यार P/Q इक्वल टू R/S है, देन IG गैल्वेनोमीटर जाने वाला करंट 0 होगा, ठीक है ना। हमने ये कहा था कि यदि इस तरह से रेशियो मिले तो ये 0 होगा। इसका हम उल्टा डेरिवेट करेंगे, हम इसको 0 मान रहे हैं, कैसा होगा 0, तो क्या निकल के आएगा, इसको निकल के आना चाहिए P/Q इक्वल टू R/S होना चाहिए। तो लेट वी assume that IG equal to 0, so we want to prove that we prove that P यानी R1 upon R2 equal to R3 upon R4, हमें ये प्रूव करना है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, R1 R2 कहाँ पर है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो बीट स्टोन ब्रिज में बना रहा हूँ यहाँ पर बीट स्टोन ब्रिज, ये हमारे पास बीट स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है ना। और इस बीट स्टोन ब्रिज में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी को, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी इस बीट स्टोन ब्रिज में, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मैं कर रहा हूँ डेरिवेट बिल्कुल यही डेरिवेट है। तो आप अच्छा होगा कि आप यही डेरिवेशन समझें। आपने किसी दूसरी बुक से या कहीं से और कर लिया तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी कई वीडियो देख चुका हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो केवल एनसीईआरटी वाला है। कुछ वीडियो में जो आपने कहीं देखे होंगे उसमें पोटेंशियल ड्रॉप के हिसाब से किया है, मैं पोटेंशियल ड्रॉप से नहीं, मैं कर रहा हूँ किरचॉफ लॉ के हिसाब से जो एनसीईआरटी में ड्राइवेड है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, इस जगह पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, इस जगह पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है R4। There are the 4 resistance which are connected in a sides of a rectangle. Then current का करेंट उससे पहले मैं आपको गैल्वेनोमीटर बना देता हूँ। This is a galvanometer and the current flowing from the galvanometer is IG. Let me consider that the current flowing the galvanometer is IG. Now, first we use किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं, और क्या यूज करना है देखना बेटा। दिस इज अ बैटरी, इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, लेट मी कंसीडर द बैटरी करंट इज I. When the battery current is I, which we already know that the current value which comes from the battery is same value which is entered in the battery. So the I current out from the battery, so the I current is out from the battery, the same current has been entered in the battery. I is out and I is entered. Done. Now,
in this point we assume that the I1 current, which one current, I1 current is flowing through resistance R1. हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मैं ABCD पॉइंट डाल देता हूँ जब कंफ्यूजन ना हो तो, मैं इसमें ABCD दिस इज A B C और D एट A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट पर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द R1 रजिस्टर इज I1. सो इन दिस पॉइंट A पॉइंट पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, A पॉइंट पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं. आने वाला करंट कितना है I, जाने वाला करंट कितना हो गया सर I1 हो चुका, तो इस पर बचा हुआ करंट जाएगा, यानी कि इस पर कितना करंट जाएगा, इस पर जाएगा I माइनस I1. किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया कि इस पे कितना करंट जाएगा I माइनस I1. नेक्स्ट अब आते हैं इस B पॉइंट पर. अब B पॉइंट पर किरचॉफ का लॉ लगाते हैं. B पॉइंट पर आप देख रहे हो कैलकुलेटर से कितना करंट जा रहा है, IG करंट जा रहा है. यदि यहां से IG जाएगा तो R2 से कितना करंट फ्लो होगा, R2 से जाने वाला करंट कितना फ्लो होगा, तो I माइनस IG, क्योंकि IG यहां चला गया तो वो कहां जाएगा, R2 से जाएगा I माइनस IG. नेक्स्ट अब देखते हैं R4 से कितना करंट फ्लो होगा, R4 से जाने वाला करंट कितना है, आने वाला करंट कितना है I माइनस I1 और IG यहां से आ रहा है, तो टोटल करंट यहां पर इस पॉइंट पर ये किरचॉफ लॉ लगाएं, D पॉइंट पर किरचॉफ लॉ लगाएं तो हम क्या देखेंगे, I माइनस I1 प्लस IG. द करंट फ्रॉम द D पॉइंट R4 रजिस्टर इज I माइनस I1 प्लस IG. चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं इस पॉइंट पर करंट कितना होगा, इस पॉइंट पर करंट कितना होगा. हमारा भी सही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा तो इस पॉइंट पर करंट I निकल के आ रहा है, देखो कितना निकल के आता है. यहां से करंट कितना आ रहा है I माइनस IG, यहां से कितना आ रहा है प्लस I माइनस I1 प्लस IG. देखो बिल्कुल गलत हो गया, मैं जानू के गलत कर रखा है, दोबारा देखो कहाँ गलत कर रखा है. देखो जब यहाँ पर I माइनस I1 कर दिया तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो कितना होगा, I1 होगा. कितना होगा, I1 माइनस IG होगा. अब बिल्कुल सही होगा, देख लो आप कैसे. देखो I1 माइनस IG प्लस I1 माइनस, देखो ये आपस में कट गए और ये दोनों आपस में कट गए. द करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर इज I, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अब बिल्कुल सही होगा. डन. चलो यानी कि आप सीख गए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बाय द हेल्प ऑफ द किरचॉफ लॉ. अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया हमने, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस सिस्टम पर. अब आता है किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा के हम प्रूव करेंगे कि वास्तविकता में R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 ही होगा. देखिए कैसे काम करना है. काम करने के लिए देखना, सबसे पहले हम क्या करें, हम इस लूप को ले रहे हैं, इस लूप जो मैं सर्किल बना रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, रूल आपको पता है और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना. मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ. लूप कौन सा ले रहा हूँ, मैं लूप ले रहा हूँ क्लोज लूप A B D A. वी कंसीडर अ क्लोज लूप A B D A. हमने सबसे पहले A B D A क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, दिख रहा होगा आपको A B D A क्लोज लूप कंसीडर कर लिया. फिर मैं इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा रहा हूं. किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है द सम ऑफ द ऑल EMF, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस. दोबारा रिपीट कर देता हूं. किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल EMF, वर्ड बोल रहा हूं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर रिस्पेक्टिव करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई का क्या, अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना. और इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करना है, उसके लिए आपको मेरे पहले वाले आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे किरचॉफ का लॉ लगाया था. इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाई थी, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक थी, आई थिंक किसी बुक में नहीं, और एक बार में समझ में आ गई तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, कभी किरचॉफ की गलती नहीं हो सकती. चलिए इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले मैं इस लूप को ले लिया. इस लूप के बाद मैंने कहा था अपने मन से मैं कोई भी डायरेक्शन बना ले रहा हूं जो मेरी मर्जी होगी. आई हैव मेक अ डायरेक्शन दिस क्लॉकवाइज. डन.
अब क्या करें, आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन यू शुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डन। चलिए अब क्या करें, अब इस लूप में हमें ईएमएफ कितना है सर, ईएमएफ 0 है, यहाँ कोई सेल लगा ही नहीं, इस पूरे लूप में ए बी डी ए में कोई सेल कनेक्टेड है ही नहीं। जब सेल कनेक्टेड नहीं तो कितना है ईएमएफ 0 इक्वल टू, अब देखो करंट कितना है आई R1, दूसरा कितना है, दूसरा देखो बेटा IG, और गैल्वेनिक का रेजिस्टेंस भी कंसीडर इक्वल टू G, हमने गैल्वेनिक का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, G मान लिया। और तीसरा अपने पास है I माइनस I1 इंटू R3। अब आते हैं पर साइन लगाने की बात, सर आपने वैल्यू लिख ली, अब हम पर साइन लगाएंगे क्योंकि बोला था मैंने अलजेब्रिक सम। तो फर्स्ट वी सी द आवर, क्योंकि मेरा आपका खुद का ट्रिक है तो मैं फिर ट्रिक खुद की बता रहा हूं आपको। These both direction are same. This one direction is the current direction and this loop direction, assumed loop direction are same. So this one is a positive. Next one, you see this one. The galvanometer current is downward and our loop assumed direction is also downward. So this is also plus. Next, these two directions are opposite. This is seen in your figure also. The current from the R3 is I1 minus I1, its direction is towards D, but our assumed direction from the D. These two direction opposite. और अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपना रूल कि यदि मेरा ट्रिक थी कि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, दिस इज नेगेटिव। डन। नाउ व्हाट मींस 0 इक्वल टू I1 R1। डन। We already assumed that the IG is 0, so the entire value is have been 0, IG और G का वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस I1 into R3। What we do? We transform this value from here to here. Then this becomes a positive. We get I minus I1 into R3 equal to I1 R1. This is our first equation. I think you should write this equation, और यदि आपको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे क्वेश्चन पर आऊँगा, तभी मैं दूसरा क्वेश्चन का दूसरा लूप लूँगा। If you want to write or if you draw the diagram, you should draw the diagram. Otherwise, you can take from this value from the video also. Done. First to write these 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5. So I rub this one. The first equation is this one. I write this equation in separate any place. Okay. This equation is I minus I1 into R3 equal to I1 R1. This is your first equation. This is your first equation. Done? Sure. You should do this one. I rough this one. Now, second one. We consider the second loop. Which loop we consider? We consider this loop. B, C, D, B. We consider again the second loop. This is a B, C, D, B. अब हम दूसरा लूप ले रहे हैं, काम वही करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, फिर इसमें एज्यूम अपना सर्कल बना लेते हैं। मैं पहले कहा था कि अपने मन से जो मर्जी मैं सर्कल बनाऊंगा, मैं इसमें डायरेक्शन बना लेता हूं अपने मन से, मैं डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, अब इस पर भी हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे लगेगा थोड़ा देखना होगा। 0 इक्वल टू, तो कोई ईएमएफ नहीं है तो 0 हो गया। अब आते हैं करंट पर। देखो I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस की वैल्यू R2। दूसरा अपने पास है IG इंटू कैपिटल G,
और तीसरा अपने पास है I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाय R4। अब आते हैं इनके साइन पर। इनके आगे साइन क्या लगेगा, माइनस प्लस साइन क्या लगेगा। इस साइन पर आए तो साइन पर आप क्या देख रहे हैं, देखना भाई साइन देख लेते हैं। जे डायरेक्शन और जे डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस साइन आएगा इसके आगे 100%। दूसरा देखो जेड और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे, यानी कि R4 के सामने क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। जब माइनस साइन लग जाए अब IG पर आते हैं। देखो जे डायरेक्शन और डायरेक्शन आपको दोनों अपोजिट दिख रहे हैं। जे दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम साइन लगाएंगे माइनस। डन, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम साइन माइनस के लगा देंगे। 0 इक्वल टू, थोड़ा देखना IG को हम पहले 0 मान चुके हैं तो कितना हो जाएगा, I1 R2 माइनस ये पूरा टर्म 0 और दूसरे में I माइनस I1 इंटू R4, क्योंकि I की 0 कर चुके। इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं I माइनस I1 ब्रैकेट में R4 इक्वल टू I1 R2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर पहले ही बना चुके हैं। अब क्या करें हम, अब नेक्स्ट स्टेप पर करें इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं, देखो क्या निकलता है। इक्वेशन 1 अपने पास वो रखी हुई है, मैं लिख रहा हूं दोबारा से। इक्वेशन 1 क्या लिखना है, I माइनस I1 R3 इक्वल टू I1 R1 अपॉन I माइनस I1 R4 इक्वल टू I1 R2। I1 से I1 कट गया, इस वैल्यू से वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या कंफ्यूज होकर निकल के आया, R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। कैसे देखना भाई, R1 अपॉन R2, देखो वही वैल्यू लिखिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। और ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज प्रूफ करने के लिए हमने अपना किरचॉफ लॉ लगाया और एनसीईआरटी में यही है आपका बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज किस तरह से प्रूफ करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल सर्किट डायग्राम जब सही बना लिया तो आपका बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज प्रूफ हो जाएगा। और प्रूफ में क्या हुआ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, दिस इज नोन एज बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है और उसका टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने चाहें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है।